डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर है केमिस्ट्री में धातु और अधातु, उसको क्या करते हैं कि वन शॉट में खत्म करते हैं। यानी कि इस पे जितने टॉपिक बन सकते हैं प्रश्न, यानी एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम होगा, जिनका भी क्लास 10th का, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही ये जो वीडियो होगा बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो धातु और अधातु जितने केमिस्ट्री में अगर प्रश्न बन सकेंगे, मैंने उन सबको इसमें मुझे बताना है, और जितने आसान से आसान भाषा में होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना समय को गंवाए हुए हम क्या करते हैं कि ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो स्टार्ट हो तो इसमें पहला आपको क्या हो कि चीजें समझ में ना आए, लेकिन जब आप ये वीडियो अगर आधे तक भी देखते हैं, अगर 30 मिनट का होगा तो 15 मिनट देखेंगे, यानी जितना भी वीडियो होगा अगर आधे तक आप देखेंगे तो देखा जाएगा कि आपको जो चीजें वो सारी समझ में आने लगेंगी। हो सकता है कि पहले ना समझ आए, तो आप क्या कीजिएगा कि ये पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। वॉच करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले कि धातु और अधातु में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धातु ही किसे कहते हैं। ठीक, तो धातु के कई क्या हो सकते हैं, गुण हो सकते हैं। धातु में क्या होगा कि धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, उनमें चमक होती है। ये तो हो गया सिंपल साधारण भाषा में। और जो लैंग्वेज होता है किताबी भाषा में, वो क्या होगा कि जो धातुएं होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का क्या, तो इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करते हैं। और जो अधातु होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धातु है, तो इसी का उल्टा अधातु होगा। तो अधातु हम किसे कहेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग का ये तो धातु का गुण ही होता है कि जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक, यानी धातु का डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, तो धातु ऐसे लिखेंगे, धातु वो परमाणु है जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, वो त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से बाहर निकालता है। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यानी एग्जाम्पल इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम आ जाए, लिथियम आ जाए, मान लीजिए बेरिलियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए। ये सभी धातु हैं। मुझे पता है कि ये धातु है, आपको समझाना है कि ये धातु है कि अधातु है। तो इसको कैसे समझाएंगे, तो देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका 3, इसका 4 और इसका 12, यानी कि परमाणु क्रमांक इनके सब मैंने लिख दिया है। मुझे पता करना है कि धातु है कि अधातु है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे, तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो पहले उपकोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इसका होगा 2 और 1, इसका होगा 2 और 2, इसका होगा 2, 8 और 2। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको बोर के नियम पे आपको सिखाया जाता है, और जब यही आप आगे क्लास 11th में जाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है उसको अपबाऊ के नियम पे समझाया जाता है बच्चों को, जिससे कि मैंने जैसा जिसका कोर्स होता है उसी कोर्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो अब ये देखेंगे कि इनके अंतिम उपकोष में, इसके अंतिम में 1 है, इसके अंतिम में भी 1 है, इसके अंतिम में 2 है और इसके अंतिम में 2 है। यानी कि आप इसका डिफिनेशन ये लिख सकते हैं कि जब हम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उनके अंतिम उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 1 हो जाए, 2 हो जाए और 3 हो जाए। यानी कि 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनको क्या करते हैं, धनात्मक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके अंतिम में 1 आया है तो इस पे कितना, तो +1, इस पे आया है तो ये भी +1, ये आया है तो ये हो जाएगा +2, ये आया है तो ये भी हो जाएगा +2। यानी कि 1 से लेकर जब 3 तक अंतिम बाह्य उपकोष में अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको दिखाते हैं धनात्मक से, और उनको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। और जब त्याग करेंगे तो कहा जाएगा कि ये क्या है, तो ये सभी धातु हैं। ठीक, कैसे डिफिनेशन देंगे कि जब पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं और उनके अंतिम उपकोष में बाहरी उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब उनका त्याग किया जाता है तो उनके द्वारा जो परमाणु होता है वो क्या होता है, तो वो धातु होता है। ठीक, अब हम आते हैं अधातु पे कि अधातु किसे कहेंगे। तो जिस भी तत्व का अगर आपको पता करना हो कि वो धातु है तो अधातु है कि अधातु है, उसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे ये देखेंगे कि उसके अंतिम बाहरी उपकोष में 1, अगर 2, अगर 3 अगर आते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएंगे आपके क्या, तो वो हो जाएंगे आपके धातु। ठीक, उसके बाद से अधातु का आएगा, तो अधातु में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करेंगे तो अधातु हो जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो धातु और अधातु के जो गुण होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक होगा
कि अगर धातु का पूछेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि अगर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, तो समझेंगे कि वो धातु है। और सबको किससे दिखाना है, धनात्मक से, ध से धनात्मक और ध से धातु, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जब यही इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए, 4 नहीं 5 दे, 4 तो धातु में भी दिखाते हैं, कुछ उपधातु में दिखाते हैं, तो 4 से अगर बड़ा आता है यानी 5, 6, 7 यहाँ तक अगर दिखाता है, कितने तक, तो 8 तक, तो अब कहा जाएगा कि जब 4 से बड़ी आते हैं तो उसको कहा जाता है कि सभी किसके श्रेणी में आते हैं, तो सभी आ जाते हैं अधातु के श्रेणी में। ठीक, अब इसमें कुछ क्या होगा कि उपधातु बटेगा तो कुछ अक्रिय गैस बटेंगे, यानी ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो सब उसके बाद हम किस पे आएंगे, तो इनके गुण पे, यानी कि इनके गुण क्या क्या होते हैं, यानी धातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातुओं के गुण क्या होते हैं। तो गुण में मैंने पहले ही लिख रखा है कि धातुओं के जो गुण होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसमें पहला गुण कौन सा है, तो पहला गुण है अघात वर्धनीयता का। मैं क्या करता हूं कि एक एक गुण लिखता चलता हूं और सबको आपको समझाता चलता हूं कि अघात वर्धनीयता का गुण क्या क्या होता है। और अघात वर्धनीयता यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा है आपका तन्यता, दो दो को समझाते चलता हूं कि अघात मतलब होता है कि किसी चीज को आघात करना, आप लोग सुने भी होंगे कि आघात कर दिया है, यानी आघात का मतलब होता है कि मारना, यानी कि अगर किसी चीज को अगर मारते हैं तो कहा जाएगा कि वो आघात कर रहा है। यानी हम किसी चीज को पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। यानी अगर धातुओं को, यानी जो भी सॉलिड चीज होती है अगर उसको हम पीटेंगे तो क्या होगा, वो चद्दर के जैसे फैलेगा। और जब फैलेगा तो कहा जाएगा कि यह गुण किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है धातुओं में। यानी कि धातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, क्योंकि धातुओं को जब हम पीटते हैं तो उसको चादर जैसे क्या होती है, पतली परत या चादर जैसे थरिया जैसे बनता है, वो पीटी के नहीं बनता है, उसको क्या होता है, फैलता है। तो कहा जाएगा ये घात वर्धनता का गुण पाया जाता है। ठीक, दूसरा है आपका कि तन्यता का गुण किसे पाया जाता है, तो इसको भी हम चाहेंगे तो नाम से पता कर सकते हैं कि तन्यता, तन्यता का मतलब ये होता है कि इसके नाम से पता चल रहा है कि तन्य, तन मतलब कि तनाना, तनाना मतलब कि फैलना। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी धातु को हम क्या कर सकते हैं कि उसको तान के, यानी उसको फैला के हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। त से तन्यता, त से तार, यानी कि धातुओं से हम लोग क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। यानी कि अगर 1 ग्राम अगर सोना है, 1 ग्राम सोना, तो उससे हम लगभग 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। ठीक, तो ये तन्यता का गुण हो गया। उसके बाद से आ गया, तीसरा आ गया है भंगुरता। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और उसमें तीसरा है आपका कि भंगुरता, यानी तीसरा भंगुरता। तो भंगुरता से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर आप लोग भोजपुरी में अगर पढ़ते होंगे तो भोजपुरी में, हिंदी में भी चीज सुनने को मिलता है कि भंगुरता का मतलब होता है भंगुर, भंगुर का मतलब होता है टूटना, बिखरना। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब वो टूटते हैं यानी फैलते हैं। उनको मारा जाएगा तो कुछ धातु से, पत्थर को मारेंगे तो टूटेगा ना छोटे छोटे टुकड़ों में। जब छोटे छोटे टुकड़ों में जो चीजें टूट जाती हैं, कहा जाता है कि उनके अंदर कौन सा गुण है, तो उनके अंदर गुण होता है भंगुरता, यानी भंगुरता का गुण पाया जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो मैं जो जानता हूँ चौथे का, कि हम सभी उससे वाकिफ हैं, उसको हम जानते हैं। चौथा है ध्वनिक। ध्वनि का मतलब ये होता है कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ध्वनि, ध्वनि इसमें से निकलती है। यानी धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो धातुओं में पाया जाता है ध्वनि गुण, धातुओं में ध्वनि गुण पाया जाता है। अब हमारा हो गया चौथा ध्वनि है, तो ध्वनि यानी धातुओं में ध्वनिक होती है। उसके बाद अब आते हैं हम अधातुओं के गुण। तो देखिए अधातुओं के गुणों में क्या कर, पहले इसको मैं इरेजर कर देता हूँ, साफ कर दूं पहले। तो अधातुओं के गुण क्या होते हैं कि आप कह सकते हैं कि अगर आप धातुओं के गुण याद कर लिए तो अधातुओं के गुण आपसे आसानी से याद हो जाएंगे। तो अधातुओं के गुण में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो अधातुओं के गुणों में जो जो हमने पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा, अगर धातु में जो गुण पाया जाता है वो अधातुओं में गुण नहीं पाया जाता है। जैसे अधातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। क्यों, कि जब हम अधातुओं को पीटते हैं तो वो क्या होते हैं, वो फैलते नहीं हैं। धातुओं में, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि धातुओं को जब हम खींचेंगे तो वो तनाएगा नहीं, यानी वो फैलेगा नहीं। भंगुरता का गुण का मतलब ये हो गया कि धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, यानी उसको तोड़ा जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अधातुओं में जो धात्विक विद्युत के वो क्या होते हैं, वो विद्युत के वो कुचालक होते हैं, यानी कि वो सुचालक नहीं होते हैं, वो होते हैं कुचालक। यानी उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उसमें कुछ
अपवाद हैं, जैसे कार्बन का अप्रूप होता है, कार्बन एक अधातु है लेकिन उसका एक अप्रूप होता है ग्रेफाइट, लेकिन उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, तो उसको आप ध्यान में ना रखते हुए उसको याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद से धातु, इसमें उष्मा के ये जो धातु होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं, उसमें उष्मा प्रवाहित हो सकती है, उष्मा आ सकती है, और अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद ये धातु हो गए, यानी धातु अधातु किसे कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ लिया कि अधातु और धातु के गुण क्या होते हैं, यानी आपसे बोलेगा कि धातुओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए या किन्हीं 4 गुणों को लिखिए, तो 4 गुण तो मैंने बता ही दिया है। अब जब आप धातुओं के गुण अगर याद कर लेंगे तो अधातुओं के गुणों को जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिएगा, इसमें होते हैं तो अधातुओं में लिख देंगे कि उसमें नहीं होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं कि अधातुओं के और धातुओं के अगला क्या होगा कि इनके रासायनिक गुण क्या होंगे। अब हम आ चुके हैं धातुओं और अधातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं उसके बारे में पढ़नेंगे। और देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है कि रासायनिक गुण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, भौतिक गुण तो आप भौतिक विज्ञान में पढ़ लेंगे। तो जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है, अघातवर्धनता, तन्यता, ध्वनिक, भंगुरता, ये सभी भौतिक गुण है। वो बोलेगा भी, प्रश्न में ऐसे बोलेगा कि धातुओं और अधातुओं के किन्हीं 2 भौतिक गुणों को लिखिए, तो उन चारों में से कोई 2, 4 पूछेगा तो 4 लिख दीजिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं इसको इतना आसान से बताऊंगा कि आप लोग उसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा यह है कि धातुओं की जो अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब धातुएं किसके साथ, धातु जब किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है धात्विक ऑक्साइड, यानी कि वो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ के ऑक्साइड बनाता है। ये पूछता है कि जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, तो आप बताएंगे कि वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक धातु लेता हूँ और ऑक्सीजन का मतलब कि O2 से अभिक्रिया करता हूँ। तो धातु में हम ले लेते हैं मान लो सोडियम। ठीक, तो जब सोडियम की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा। एक और धातु ले लेता हूँ, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, एक और मैं ले लेता हूँ कि जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ, जब ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पे तो मैंने एक एक लिया है और ऑक्सीजन क्यों 2 ले लिया है। मैं यहाँ कर रहा हूँ कि सोडियम को अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराइए, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, तो यहाँ क्यों 2 लिए हैं और यहाँ क्यों 1 लिए हैं। तो आपके दिमाग में ये आया है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि जो गैस होते हैं वो द्विपरमाणुक होते हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं ये सभी अधातु हैं, तो जो धातुएं होते हैं वो एक परमाणुक होते हैं, यानी वो अकेले भी आ जाएंगे तो अस्थाई हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना है, वो यानी किसी को देना है, वो तो अस्थाई है, वो तो अमीर है, वो अस्थाई है। लेकिन जो कर्जदार है वो बिना किसी से कर्जा लिए अस्थाई नहीं हो सकता, या तो वो कमाए या किसी से कर्जा ले तब अस्थाई होगा। तो जो ऑक्सीजन है उस पर -2 चार्ज होता है, यानी कि -2 चार्ज होता है, तो उसको देगा कौन, तो एक और ऑक्सीजन आएगा। जब आप इसमें रासायनिक आबंध सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है, तो उसमें 2 आएंगे तो दोनों आपस में अस्थाई हो जाएंगे। यानी इसीलिए जो गैस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक गैस है तो उसमें कितने परमाणु होंगे, तो उसमें 2 परमाणु होंगे। ठीक, ऑक्सीजन है तो वो 2 होगा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है तो वो 2 होगा। यानी कि जो भी दो परमाणु होते हैं वो कितने की मात्रा में आते हैं, तो 2 की मात्रा में आते हैं। ठीक, तो बनेगा क्या, तो बनेगा ये, तो जब धात्विक ऑक्साइड यानी सोडियम है तो सोडियम, और सोडियम के साथ धात्विक ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम और इसके साथ धात्विक ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम, और उसके बाद से एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम और उसके साथ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या होगा कि हम सोडियम को, अब ये बन चुका है धात्विक ऑक्साइड यानी धातु और ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। अब हमारी बात आती है कि इनकी बैलेंसी को पूरा करना। तो सोडियम की बैलेंसी होती है +1, तो +1 छोड़ दो, प्लस और माइनस छोड़ दो, बस एक बताओ, एक, इसका होता है 2, इसका होता है 2, इसका होता है 2, इसका होता है 3 और इसका होता है 2। अब ये 1 2 2 2 3 2 का आपको मतलब समझ में नहीं आता होगा, तो सबसे आसान ये है, इसका मतलब ये है कि सोडियम की बैलेंसी होती है +1, तो मैंने प्लस को हटा दिया है। ऑक्सीजन का होता है संयोजकता 2, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2,
ऑक्सीजन की होती है 2, यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो यही एक जो मैंने यहाँ लिखा है। ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये होता है 2 और 6। अब मैंने ये बताया कि जब संख्याएं 4 से बड़ी आएंगी तो उसको 8 में से क्या किया जाता है, तो उसको 8 में से घटाया जाता है। तो जब 8 में से घटाया जाता है तो 2 आ गया, वही मैं लिखा हूँ। ठीक, तो उसी तरह मैंने सबका लिख दिया है। अब जिनका जो संख्या है वो बराबर आएगा उसको वैसे के वैसे छोड़ दिया जाएगा, और जिसकी बैलेंसी बराबर नहीं है उसको हम क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे। जैसे इसकी बैलेंसी इसका भी 2, इसका भी 2, तो इसका सूत्र जो है यही हो जाएगा। ठीक, यानी कि बनेगा क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। इसमें क्या है, तो इसमें आया है कि सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड है तो धात्विक ऑक्साइड, तो इसका आया है 1, इसका आया है 2, तो ये चला जाएगा इसके पास, तो यानी ऑक्सीजन हो जाएगा 1 और सोडियम हो जाएगा कितना, तो 2। ठीक, अब इसमें देखिए ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, तो एल्युमिनियम हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 3, और जिनका बराबर हो गया मैंने वैसे का वैसे उतार दिया। ये आपका धात्विक ऑक्साइड बन चुका है। अब हम देखते हैं कि किसकी बैलेंसी कम है किसकी ज्यादा है। तो इसमें एक सोडियम 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो इसे 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं 2, तो यहाँ 2 सोडियम तो 2 सोडियम, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन होने चाहिए 4, तो जब 4 होने चाहिए, नहीं यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 हटाओ और यहाँ केवल कर दो 2। ठीक, तो जब यहाँ 2 ऑक्सीजन को बराबर किए तो अब सोडियम कितना हो गया, तो सोडियम हो गया 4, तो यहाँ 2 ना लिख के हम कितना लिख दें, तो 4 लिख दें। बैलेंसी हमारी पूरी हो गई। फिर हम आते हैं अगले पे, यानी मैग्नीशियम होना चाहिए 1 और ऑक्सीजन होने चाहिए 2, और यहाँ कितना है, तो यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो दोनों को 2-2 कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तो पूरा हो गया 2, लेकिन मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है, तो यहाँ कर देंगे 2। फिर एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 2, तो एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ कर देंगे 2। एल्युमिनियम तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3, ऐसे कैसे करेंगे, तो यहाँ कर दीजिए आप कितना, यहाँ कर दीजिए 3, क्योंकि अगर 2 करोगे तो 2 2 3 6 होगा, तो 2 3 6 होगा, तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कर दीजिए 2, तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन तो पूरा हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया, तो एल्युमिनियम 4 हो गया, तो 4 कर देंगे। यानी कि आप जो भी धातु लेंगे, आप जो भी धातु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक, और जिंक की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, और जब जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो जिंक बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, फिर बैलेंस चेक करते हैं, इसका भी 2 होता है और इसका भी 2, जब दोनों की संख्या बराबर हो गई तो उसमें कुछ सोचना नहीं है कि वही बनेगा। ठीक, तो अब क्या होगा, बैलेंसी पूरा करना तो ऑक्सीजन होना चाहिए 2 और जिंक होना चाहिए 1, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन जिंक कितना है, 2 हो गया, इधर कितना 1 है, तो इसको भी कितना करेंगे, तो 2 करेंगे। हो सकता है कि आपको समझ में आए, यानी कि जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, ये आप ऐसे ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब किसका, तो H2O के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब धातुएं H2O के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है। अब देखिए, अब हम आ चुके हैं धातुओं के रासायनिक गुण में जो दूसरा है कि जब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक, अब हम जब क्या करेंगे कि धातुएं, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया कि धातु किसके साथ, तो जल के साथ, तो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक धातु लेता हूँ, तो मैंने धातु फिर ले लिया कौन सा, तो सोडियम। जल का मतलब हुआ कि इसकी अभिक्रिया किसे कराएंगे, H2O के साथ। फिर तीर का निशान है तो तीर का निशान, धातु का मतलब कि जो मैंने लिया है वही होगा यहाँ पे, तो धातु है तो धातु। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि इसके साथ होना चाहिए क्या, तो OH। देखिए बन गया। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन को 1 ना लिख के कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि वो गैस है। जो भी गैसों का नाम आपको पता होगा, अगर उनकी अभिक्रिया या उनको लेना होगा तो कभी भी कितने की संख्या में आएंगे, तो 2 की संख्या में, क्योंकि वो क्या होते हैं, तो वो द्विपरमाणुक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंसी चेक कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन होना चाहिए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और एक ये कितना है, 3 है। फिर पहले क्या करते हैं, सबको कर लेते हैं, फिर बैलेंसी हम पूरा करते हैं। फिर हम लेते हैं मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम जब जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम होगा, OH होगा, प्लस क्या होगा, तो H2 होगा। बैलेंसी का भी छोड़ दीजिए। अब क्या लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं एल्युमिनियम की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे, यानी धातु की अभिक्रिया जब जल से कराएंगे तो एल्युमिनियम होगा, OH होगा, अब प्लस क्या होगा, H2 होगा, क्योंकि वही बोल रहा है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे एक और ले लेता हूं मैं, जिंक की अभिक्रिया मान लो जब जल से कराएंगे तो क्या होगा, तो बनेगा जिंक बनेगा, OH बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, देखिए धातु है, हाइड्रोक्साइड है
और हाइड्रोजन है। धातु है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन है। धातु है, हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन है। यहाँ धातु है और जल है, धातु है जल है, धातु है जल है, धातु है जल है। कुछ चेंज नहीं किया गया है। फिर मैंने क्या सीखा है, सबकी बैलेंसी। ये तो ठीक है, सब में H2 है तो ये सही है। इसका होता है 1, इसका भी होता है 1, तो जिसके बराबर उसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे। उत्पाद मेरा सही बना है, किसी को चेक करना है। OH पे होता है -1 चार्ज, यानी एक चार्ज इस पे होता है 2, तो ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 1। बैलेंस ही पूरा करते हैं, जिसका बराबर उसको छोड़ देंगे, इसका बराबर होता तो वही हो जाएगा। अब इसमें बराबर नहीं है तो 2 चला जाएगा इसके पास, 1 चला जाएगा इसके पास, यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा 1 और OH हो जाएगा कितना, तो 2। ठीक, अब 3 है, 1 है तो 1 आ जाएगा इसके पास और एल्युमिनियम हो जाएगा 1 और OH हो जाएगा 3। इसके पास 1 है तो जिंक हो जाएगा 1 और OH हो जाएगा 2, ऐसे OH हो जाएगा 2। सिंपल है, यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसका संयोजकता बराबर आएगा उसको वैसे का वैसे उतार देंगे और जिसका बराबर नहीं आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एक दूसरे को बांट देंगे कि तुम मेरा ले लो मैं तुम्हारा ले लूंगा। ठीक, अब यहाँ पे बैलेंसी की बात आती है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो इसको कितना करेंगे, 4 करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, जिंक 1 हो गया, ये सही हो गया। ठीक, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे, 3 2 5 ही तो होगा नहीं, तो यहाँ करते हैं 2, तो जब जैसे यहाँ 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 2 8, 8 के लिए यहाँ कितना करेंगे, तो 4 करेंगे, और जैसे ही 4 करोगे तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा 3 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन है आपका 4। तो इसको हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन भी तो कितना होगा, 3 दूना 6 ही होगा, तो यहाँ करते हैं 3, तो ऑक्सीजन के लिए कितना करेंगे, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन भी हो गया और 3 दूना 6 यानी 3 दूना 6, 6 2 8 हाइड्रोजन हो रहा है भाई। तो हाइड्रोजन 8 करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ हम क्या करते हैं कि 4 लिखते हैं, 4 कर देते हैं, तो 4 दूना 8 ये हो गया, तो 3 दूना 6, और ये सभी जो है ये सभी ठंडा जल के सूत्र हैं, यानी कि जब ठंडे जल से हम अभिक्रिया कराएंगे, ठंडे जल से, मैं यहाँ लिख देता हूँ ठंडे जल से, यानी ठंडा से जब ठंडे जल से कराएंगे तो ये सभी अभिक्रियाएं होंगी, तभी आपको सही माना जाएगा। तो अब कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे। तो ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो इसको करते हैं 2, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, तो एल्युमिनियम हो गया 2, तो 2 लगा दिए। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 2 8, यहाँ कर देते हैं 3, तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 दूना 6 और 6 6 12, यानी 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ कर देंगे 6 6 दूना 12, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यानी सही है। उसी तरह इन सबका हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि इसको आप क्या कीजिएगा कि संतुलित कीजिएगा और बताइएगा कि इसका जो रासायनिक समीकरण जो होगा तो उसके संतुलित में क्या होगा। ठीक, अब हमारा अगला अभिक्रिया है कि जब धातुएं किसके साथ, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब धातुएं, यही पूछता है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है। ये अब हम आपको अगला जो आखिरी टॉपिक है वो बता रहा हूं मैं, कि जब धातुएं अम्ल के साथ, यानी कि धातुएं, अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक, आइए, तो धातुएं अम्ल के साथ, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया तो क्या बनाती हैं। तो धातुएं, मान लो हम धातु ले लेते हैं, धातु, और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो बनेगा धातु लवण बनेगा। और क्या बनेगा, तो जब धातु लवण बनेगा और अम्ल में क्या बचेगा, तो अम्ल में बचेगा हमारा जल, यानी जल में हाइड्रोजन, तो यहाँ बचेगा हाइड्रोजन। ठीक, अब हम लिखते हैं कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी अम्ल ले लेते हैं और एक धातु ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जो कुछ धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से, यानी तनु अम्ल से कुछ धातुएं जो होती हैं वो अभिक्रिया करके वो अभिक्रिया नहीं करती, जैसे प्लेटिनम है, सोना है, ये सब धातुएं अभिक्रिया करके ना धातु लवण बनाती हैं और ना ही हाइड्रोजन। तो वो अपवाद में आप लोग याद करेंगे। देखिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपवाद है। ठीक, उसके बाद से धातु में हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम कराते हैं H2SO4 से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो जो हमने धातु रखा है वो बनेगा Mg, और लवण का मतलब
कि SO4 ये अम्ल का है, यानी कि अम्ल की पहचान क्या होती है, यानी जिसमें H प्लस आयन होता है वो अम्ल होता है। तो ये H2 हो जाएगा, तो H2 यहाँ पर निकाल देंगे, H2 तो हमने यहाँ निकाल दिया, तो बचा क्या SO4, तो SO4 यहीं आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये लवण है, यानी ये धातु और इसको बोला जाता है लवण। जैसे मान लीजिए कहा दिया जाए कि सोडियम, और सोडियम की अभिक्रिया HCl से कराई जाए, तनु HCl से कराया जाएगा, तो यहाँ क्या निकलेगा, तो धातु निकलेगा, और H तो हो जाएगा हाइड्रोजन के जगह पे, तो यहाँ निकल जाएगा हाइड्रोजन, और लवण क्या बनाएगा, तो सोडियम, तो ये बन जाएगा लवण। ठीक, और क्या ले सकते हैं, तो एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, तो एल्युमिनियम की अभिक्रिया मान लीजिए हम करा देते हैं H2SO4 के साथ, तो H2SO4 में क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम बनेगा, SO4 बनेगा, और फिर क्या बनेगा, तो H2 बनेगा। अभी मैंने बैलेंसी पूरा नहीं किया है, जो हमारा मेन उत्पाद है उस पर मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, उसको हम अभी सिखाएंगे कैसे, तो बराबर करके। और भी आप ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, और H2SO4 ले सकते हैं किसके साथ, तो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ बनेगा जिंक, यानी कि आपने जो भी लिया है जिंक में, तो यहाँ बनेगा जिंक SO4 प्लस H2। अब हम इसको बराबर करते हैं, तो H2 तो मैं कुछ बराबर करना ही नहीं है, तो बनेगा ही बनेगा। इसमें जिसकी बैलेंसी बराबर उसको क्या करेंगे, तो उसको वैसे का वैसे, नहीं बराबर होगा तो अल्टरनेट एक दूसरे को बांट देंगे। इसका होता है 2 और इसका भी होता है 2, यानी कि दोनों वैसे के वैसे रहेंगे। यानी कि SO4 जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, तो -2 चार्ज, तो इसका भी 2 चार्ज, इसका भी 2 चार्ज, तो ये वही बनेगा। सोडियम का भी एक होता है, क्लोरीन का भी एक होता है, तो वही बनेगा, यानी इसमें भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एल्युमिनियम का होता है 3 और इसका होता है 2, इसका होता है 2, इसका होता है 2, तो ये दोनों तो ऐसे ही बन जाएंगे, यानी कि इसमें चेंज होगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा कितना, तो एल्युमिनियम हो जाएगा 2 और SO4 हो जाएगा 3। क्या हुआ देखिए, अब उसके बाद सबकी बैलेंसी कर देना। मैग्नीशियम 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इसको करेंगे 2, और यहाँ सोडियम कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 2। देखिए 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 2 सोडियम तो 2 सोडियम। बैलेंसी आप लोग अगर नहीं आएगा तो मैंने इस पे एक क्लास बना रखा है, आप उस पर जाके बैलेंसी को देख लेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें मैग्नीशियम है तो ये हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 2, तो इसको 2 करेंगे। यहाँ सल्फेट कितना है, 3 है, तो यहाँ करेंगे 3, सल्फेट 3 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया, तो इसको लगा देंगे 3। उसके बाद जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 है, यानी कि हमारा बैलेंसी भी पूरा हो गया और रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो गई। यानी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए, तो धातु, धातु किसे कहते हैं, उनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। अगर आप भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ लिए तो धातु अधातु में आखिर बचा ही क्या। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे कि अभी अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गया। अब अम्लों के साथ अभिक्रिया के बाद हम क्या करेंगे, अब ये धातु के रासायनिक और भौतिक गुण होने के बाद अब इसमें कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं। अगर आप तो इसको तैयार कर लेते हैं तो इससे कुछ बाहर प्रश्न आएगा नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे जितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय उत्तरीय जो प्रश्न है उस पे मैं क्या करता हूँ, लगभग ये 100 के आसपास है, उसको मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप उसको देखिएगा। अब एग्जाम में आप जब मिलाएंगे तो निश्चित है कि उसमें से जरूर ना जरूर कोई ना कोई आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा ही, या अति लघु उत्तरीय होगा तो भी आएगा, बहुविकल्पी होगा तो भी आएगा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो धातु धातु की चिंता आपको छोड़ देनी है। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया पे मैं इस पे टॉपिक बनाने वाला हूँ, वो उस पर मैंने वीडियो बना भी रखा है। उसके बाद से कार्बन तथा उसके यौगिक वाले उस पर मैं अगला वीडियो इस पे लाने वाला हूँ। तो अगर आपको चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।